नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो कयास लग रहे थे, जो आशंकाएं जताई जा रही थी, वो सब सही साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। एसआईआर केवल मतदाता सूची ही तैयार नहीं करेगी, आपकी नागरिकता भी तय करेगी। ये बातें पहले, ये आशंकाएं हुआ करती थी, अब सही धरातल पर दिखने लगी हैं। कैसे दिखने लगी हैं? पश्चिम बंगाल सरकार ने अब ये फैसला किया है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में काटे गए, पश्चिम बंगाल में भी और बिहार में भी ये फैसला हुआ है, वहाँ की सरकारें कि एसआईआर में कटे हुए नाम, उनको जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके जो अपनी पासबुक हैं, जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, वो सुविधाएं अब उनकी छीन ली जाएंगी। क्यों छीन ली जाएंगी? क्योंकि जिनके नाम एसआईआर में कट गए हैं, सरकार उनको घुसपैठिया मान रही है। तो अब 22 और राज्यों में अब होने वाले हैं एसआईआर, कई राज्यों में हो चुके हैं। एसआईआर के बाद जो स्थितियां बनने वाली हैं, वो किधर ले जा रही हैं। और ये आपको एक बात बता दें कि एसआईआर कराने की परमिशन संविधान ने चुनाव आयोग को दी है या नहीं दी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। अभी वो कोर्ट के भीतर ही है। क्या देगा फैसला सुप्रीम कोर्ट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एसआईआर के जरिए जो कुछ करना है, वो पूरा का पूरा खेल होता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है। बहरहाल इसको लेकर और अभी क्या कुछ हो सकता है, क्या चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, आशंकाएं जो होने वाली हैं, और जिनके नाम आपने काट दिए हैं, उनको क्या सारी सुविधाएं आप छीन लेंगे तो फिर उनका क्या होगा? घुसपैठिए हैं तो कहाँ उनको भेजा जाएगा? जानते हैं, इस पर जानने की कोशिश करते हैं इसके तमाम पहलुओं को। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका इस कार्यक्रम में। और रुझान तो पहले ही दिखाई पड़ रहे थे, अब नतीजे भी दिखाई पड़ने लगे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी एसआईआर के। देखिए मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है, अब सवाल यह है कि पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्राइब्यूनल बनाएंगे, ट्राइब्यूनल में डिसाइड होगा। उन्होंने कागज सबमिट करने के लिए प्रयास किया, लेकिन हुआ कि ऑनलाइन सबमिट करो। और उसके बाद केवल कुछ ऐसे थे जो चीफ जस्टिस बंगाल हाई कोर्ट के थे, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के थे, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया, वो चले गए, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद ये स्थिति बन गई। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, जो ये 27 लाख लोग हैं, इनको भेजेंगे कहाँ? क्या इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? क्या इनको जेल के अंदर रखेंगे? क्या इनको जंगलों के अंदर रखेंगे? भाई अगर देखिए, पहले तो ये कहा गया था, भाई अब ये धोखे पे धोखा हो रहा है कि नहीं? पहले ये कहा गया था कि आधार कार्ड के अंदर सारी जानकारी आपकी है। भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाई हो गई, आपका एड्रेस सर्टिफाई हो गया, आपके आंखों के निशान ले लिए गए, आपके 10 उंगलियों के निशान ले लिए गए, सिद्ध हो गया कि आप देश के नागरिक हैं। भाई यही तो पहचान पत्र, यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि भाई आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना जी। आइडेंटिफिकेशन, अच्छा मान लीजिए, मैं कल्पना करता हूं, मान लीजिए एसआईआर में मैंने एप्लीकेशन नहीं दी जी, तो मुझे कहां भेजेंगे? बिल्कुल भाई मेरे तो 10 पोस्टों से हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। अब बांग्लादेश तो मैं जाऊंगा नहीं, मुझे अमेरिका भेज दें, 2-4 लाख का डॉलर मुझे दे दें, मैं अमेरिका जाके बस जाऊंगा, मुझे क्या परेशानी है? भेजेंगे कहां? अच्छा उसके बाद कहेंगे अच्छा भाई हाई स्कूल यहीं किया, बाबा जी यहीं थे, ग्रेट ग्रैंडफादर यहीं थे, गांव से जुड़े हुए लोग थे। तो अब लेकिन सवाल ये, एसआईआर में केवल ना होना, इसका मतलब ये जो कहा जा रहा था हम लोगों से कि नागरिकता अलग चीज है और वोटर होना अलग चीज है, जबकि देखिए ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, इसको किसी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। भाई देखिए, सबसे बड़ा अधिकार जो हमारे पास है अपनी भारत माता के लिए, वो हमारा वोटर का अधिकार, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान निर्माताओं ने दिया था, वही अधिकार अब कह रहे हैं कि आप नागरिक नहीं है। फिर कहेंगे डिटेंशन सेंटर में चले जाओ जी। फिर कहेंगे कि साहब आपको बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश क्यों ले लेगा? वो कहेगा हम हिंदुओं को काहे के लिए ले लें? तो एसआईआर में ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान के नाम कटे हैं, हिंदुओं के नाम भी कटे हैं जी, पतुआ समाज के भी नाम कटे हैं। वो पतुआ जो दलित समाज के हैं और बांग्लादेश से हमारे देश के अंदर आ गए थे, या जो 30-40 साल पहले आ गए थे, अगर उनको न यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, तो ये तो पूरे देश के अंदर इन्होंने बवाल मचा दिया। 1 करोड़ लोग अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हटे, 80 लाख बिहार के अंदर हटे, तो अब ये तो उत्तर प्रदेश वालों को समझ लेना चाहिए ना
देखिए एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी जी। कि बिहार और वेस्ट बंगाल सरकार ने निर्णय ले लिया है कि इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मेरे ख्याल से अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को फायदा हो गया। भाई अगर इसको सही ढंग से उठाते हैं, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों के नाम कटे जी। अब इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ लोगों के राशन कार्ड छिन जाएगा। अभी तक तो ये कहते थे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं छिनेगा, वो तो केवल एक का ये है कि फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे। अरे अगली बार तो 5 साल के बाद वोट देंगे भाई, अब कौन सा इलेक्शन होने वाला है? तब तक तो आपकी नागरिकता ही चली जाएगी। जिनके अब जिस तरह से ये 27 लाख लोगों का मामला है, हालांकि सरकार का कहना है, वेस्ट बंगाल सरकार का, कि अभी इन लोगों का सस्पेंड नहीं किया जाएगा, अभी इनको मिलता रहेगा। लेकिन अब उसमें से जो लोग अगर चले जाएंगे, और चूंकि जो अगर उसको एक लॉजिकल तरीके से उसकी जांच कर रहे थे, जिनका आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल के जो चीफ ये रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं वहाँ के हाई कोर्ट के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके पास जितने मामले आए थे उनमें ज़्यादातर को उन्होंने ओके कर दिया। सब केवल लगभग 250 मामले थे, उसमें से 60 को छोड़कर बाकी उन्होंने सारे ओके कर दिए। यानी ये 27 लाख लोगों में अगर देखा जाए तो 96% ये सही मामले हैं, अगर उनके आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए। आप इनको अगर सही कर देते हैं, अब जो जिस तरीके से उनको पद छोड़ना पड़ा है, तो ये लग रहा है कि उनके ऊपर भी दबाव रहा होगा। कहा उन्होंने भले निजी कारण बताए हैं इस्तीफे के पीछे, लेकिन अब इन 27 लाख लोगों को भी अगर उस सूची से बाहर करने की कोशिश हो रही होगी, ये इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची से हट जाएंगे, माना उसमें कुछ नहीं रहे, कुछ किसी वजहों से चले गए, लेकिन 27-28 लाख अगर होते हुए भी सूची से बाहर हो जाएंगे तो आप उनको बाहर करेंगे कहाँ? और बाकायदा कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि ये लोग घुसपैठिए हैं, इसलिए इनको हम अपनी सुविधाओं का, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा हम नहीं देंगे। सवाल ये है कि आपको अगर ये करना था तो ये बात आप पहले क्यों नहीं बता सकते थे? आपने कहा कि आप सरकार जो है या चुनाव आयोग झूठ बोलकर इसको SIR को स्टेप बाय स्टेप उसको लागू करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी कहा गया कि चूंकि CAA और NRC नहीं लागू कर पाए, इसलिए अब उसकी जगह SIR लेकर आए हैं, और आखिरकार वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सरकार ने तब भी मना किया कि SIR अलग चीज़ है और NRC अलग चीज़ है, लेकिन अब तो लग रहा है कि अलग चीज़ भले हो लेकिन मकसद सबका एक है। लेकिन देखिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जिन 27 लाख लोगों के नाम आप काटे हैं, भाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ना, नाम में स्पेलिंग में गलत हो गया, मैं SWAMI लिखता हूं, गलती से मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट के अंदर Y लिख दिया, SWAMY लिख दिया जी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गई, तो क्या मैं विदेशी नागरिक हो गया? फिर इसके बाद मुझे डिटेंशन सेंटर में आप डालेंगे क्या? मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश या पंजाब या बाकी स्टेट के जो इलेक्शन होने वाले हैं, वहां की जनता को एक मैसेज मिल गया कि अगर आपका किसी भी वजह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपका नाम कट गया तो हो सकता है आपको जेल काटनी पड़े, जो हमने जिंदगी भर कभी नहीं काटी। अच्छा चलिए, देश के लिए अगर जेल हो जाए तो समझ में आता है कि जेल हो गई, भैया देश के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के जमाने में लड़े थे, या इस समय सरकार के खिलाफ अगर जेल हो जाए तो भी समझ में आता है कि भाई चलिए डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़े थे, इसलिए जेल जाना पड़े कि अब देश के नागरिक नहीं है जी। हाँ, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है, जबकि पैदा आदमी यही हुआ, यही देखा, यही रहा, और उसको घुसपैठिया बताकर कहा जाए कि आप जेल चले जाओ, डिटेंशन सेंटर। इतना पागलपने का निर्णय तो विश्व में, मेरे ख्याल से आज क्या सोच रहा होगा पूरा विश्व हमारे बारे में जी। ये पागलों का देश है क्या? यहाँ पागल रहते हैं क्या? अरे यार किसी आदमी के, भाई उसे आप वो प्रूव कीजिए, उसे टाइम दीजिए, उसे अपॉर्चुनिटी दीजिए, 1 महीने 2 महीने का टाइम दीजिए, उसके पड़ोसियों से पूछिए, उसके गांव वालों से पूछिए, उसके मोहल्ले वालों से पूछिए। भाई अगर 1952 में जन्म हुआ, 67 में हाई स्कूल किया और 69 में इंटरमीडिएट किया, और पिताजी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे, हमारे ग्रैंडफादर भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहे, तो अब आप कह दें कि साहब SIR फॉर्म नहीं भरा इसलिए आप विदेशी नागरिक हो गए, आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी अब चुनाव, देखिए अब तो लग रहा है बहके हुए निर्णय हो रहे हैं जी। जैसे एक निर्णय हो गया कि साहब विदेश यात्रा मत जाइए, विदेश यात्रा पे चले गए या जाने वाले हैं, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल मत खर्च कीजिए, और खुद 50 गाड़ियों के कन्वॉय में आप चलेंगे। आप 1 करोड़ ऐसे कारीगर हैं जो सोने के और इसके निर्यात के, और आपके निर्यात का क्या होगा जी? आपके कारीगर कैसे काम करेंगे? उनके जो दुकानदार हैं या उनके एम्प्लॉयर हैं उनको कैसे
अफोर्ड करेंगे। फिर उसके बाद अब आपने ये निर्णय ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि आज के तारीख में सारे गलत मैसेजेस आप दे रहे हैं। देखिए एक चीज और समझिए, जो विजय ने किया है तमिलनाडु के अंदर, उसने एक गलत निर्णय ले लिया था जी, वापस तुरंत एक निर्णय उसने भी गलत ले लिया था। ऐसा नहीं कि वो भी कोई भगवान का अवतार है, वो कहता ही है मैं आम आदमी हूं। उसने अपने ज्योतिषी को अपना ओएसडी बना दिया था जी, लेकिन जब सोशल मीडिया में उसकी निंदा हुई उसने हटा दिया। जी हाँ। अरे यार, जनता के मर्ग पर यहां जनता 11-12 हजार रुपए महीने कमा के अपने घर के खर्चे नहीं चला जा रही है, उसको आप कह रहे हैं कि साहब आप सोना मत खरीदो। अरे सोना कहां से 1.5 लाख रुपए तोले वाला सोना वो खरीद लेगा? जो खरीदने वाले हैं वो तो आपके बड़े बड़े, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक केरला के एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मंत्री हैं आज के तारीख में जी, उनके बेटे रेप का आरोप उन पे है, और वो भी नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है। वहां पे आपके कर्नाटका के अंदर जो हमारे देश के प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर गौड़ा साहब थे, उनके पौत्र जो है वो हजारों वीडियो बनाई उन्होंने। जी जी। अभी जो राजस्थान के अंदर नीट की परीक्षा लीक हुई है, इसमें जो नेता पकड़ा गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है जी। अरे तो और सर, आप वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर में जो आप फंसा हुआ है वो भी बीजेपी का नेता है, और उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं का बहुत करीबी है। यस, अरे वो भी अपना बड़े स्टार वो। अरे यार, तुम्हें जाके क्या जरूरत थी बंगाल में जाके किसी को मारने की? इसका माने सुपारी किधर है? पैसे लिए हैं, मोटे पैसे लिए हैं, या किसी उनके राजों को दबाने के लिए उसका मर्डर हुआ है? भाई क्या मतलब यार, मुझे वेस्ट बंगाल के किसी आदमी से क्या लेना देना? भाई आप जानते ही हैं कि जो अदावत होती है पड़ोसियों में होती है, रिश्तेदारों में होती है। बल्कि राजीव जी के कार्यक्रम में उन्होंने पहले कहा भी था जी। भाई मिश्रा जी, आप एक लिस्ट बनाइए, आपके कितने लोग आपको नापसंद करते हैं या आप जिनको नापसंद करते हैं। 100 आदमी की लिस्ट बनाइए जी। उसमें 98 आपके धर्म के होंगे, आपकी जात के होंगे और आपके परिवार के होंगे। बिल्कुल भाई, हमें क्या क्रिश्चियन से लेना देना यार, हमें मुसलमानों से क्या लेना देना? क्योंकि हमारी जो भी अदावत होगी वो मानी बात है कि रिश्तेदारी में, परिवार में, कि साहब इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। मुसलमानों की मुसलमानों से होगी, हिंदुओं की हिंदुओं से होगी। वहीं पे जड़ जोरू जमीन की जो लड़ाई होती है वो अपने ही उसके होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज को दिखाना और इस प्रकार के बावलेपन को प्रदर्शित करना, ये तो मेरे ख्याल से देश का मखौल उड़ जाएगा। और एक और आप जो मखौल की बात कर रहे हैं कि दुनिया क्या सोचती होगी कि कैसे लोगों का देश है, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पश्चिम बंगाल में नए नवेले जो विधायक बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हमको तो ना तो मुसलमानों का कोई काम करूंगा क्योंकि उन्होंने तो मुझे वोट ही नहीं दिया है। अब ये एक ठीक है, आपको चुनाव के समय कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, लेकिन जीतने के बाद आप जो शपथ लेते हैं वो देश के संविधान की लेते हैं, लेकिन देश के संविधान में तो ये चीज़ें नहीं कही गई हैं। हालांकि उनको अब क्या बताना, उनके अपने जो आदर्श हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चुनावी सभाओं में यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो केवल मुसलमानों के लिए करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब तो ये है कि केवल मैसेज नहीं दिया जा रहा है, अब तो बाकायदा वैसे ही काम किया जा रहा है कि आपने वोट नहीं दिया। अभी तक तो ये हो रहा है कि ठीक है आपका SIR में नाम है और आपको हम कर दिए, अब ये भी कैटेगराइज करने लगेंगे कि आपने तो वोट नहीं दिया, अब इस इलाके में से तो हमको 100 में से केवल 2 वोट मिले हैं, तो यहाँ हम डेवलपमेंट कैसे कर दें। यद्यपि छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे रीजन्स में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब कि अब तो एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है इसी तरह का कि आपको हम पता लगा लेंगे कि आपने वोट दिया या नहीं दिया। हालांकि ये वोट कौन दे रहा है, कैसे पड़ रहा है, ये भी अपने आप में ही एक बड़ा सवाल अब बनकर आ गया है। लेकिन ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है ये किस तरीके का है कि अभी तक तो राजनीतिक दलों के लोगों को आपस में दुश्मन बनाया गया, और अब यहाँ पर वोटर्स में भी एक हितैषी और दुश्मनी वाला ट्रेंड सेट किया जा रहा है। दया मिश्रा जी, एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए अब्दुल हफीज जिंदा होके आ जाए, अशफाकुल्लाह खान जिंदा होके आ जाए, बिस्मिल्लाह खान जिंदा होके आ जाए, कलाम साहब जिनका ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ा नाम लेते हैं वो जिंदा होके वापस आ जाए दुनिया में। तो मान लीजिए ये चारों लोग जिनका मैंने नाम लिया, अब्दुल हमीद हुए, अशफाकुल्लाह खान हुए, बिस्मिल्लाह खान हुए, अब्दुल कलाम साहब हैं, वो मेरे पास या आपके पास काम कराने आए, और दूसरी तरफ आपके पास ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या हैं। आप किसका काम करेंगे? आपको किसका काम करना चाहिए?
भाई आप क्या विजय माल्या, क्योंकि वो हजारों लाखों करोड़ों रुपए लेके देश का भाग गया, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या ये लेके भाग गए, इसलिए काम करेंगे क्योंकि वो हिंदू हैं? या अब्दुल हमीद का या अशफाकुल्लाह खान का इसलिए काम नहीं करेंगे कि वो मुसलमान है? भाई इसका मतलब ये आप तो मोहनलाल धाकड़ का काम करेंगे। इसका मतलब जो मर्डर करते हैं, अब ये जो पकड़े गए हैं वहां पर राजस्थान के अंदर नीट का पेपर लीक कराते हुए, तो हिंदू हैं, उनका काम करेंगे? आप गौड़ा साहब के जो पौत्र हैं जिन्होंने हजारों वीडियो बना ली और फिर उसके बाद जेल की हवा खाई, उनके पिताजी ने भी जेल की हवा खाई, उनका काम करेंगे क्योंकि वो हिंदू हैं? अच्छा, क्या इसका रिपरकशन मिश्रा जी दूसरे देशों में नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए मैं तो सनातनी हूं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं मुसलमान होता और कुवैत में और दुबई में रहता होता, ये हुआ है, मैंने आपको बताया भी था एक बार। अमेरिका में मेरी एक मित्र है, 40 साल से वहां रहती है, कभी उसके साथ जीवन में ऐसा नहीं हुआ। मॉल के अंदर 3 क्रिश्चियन महिलाओं ने उससे कहा, कहती आज तक कभी 40 साल में ऐसा नहीं हुआ कि हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिला हो। आके उन्होंने कहा, यू आर फ्रॉम इंडिया, हमारे अपने देश में हमारी चर्चों को क्यों जलाते हो तुम लोग? हम तो तुम्हारे मंदिर बनने देते हैं, हम तो तुम्हें पूजा करने देते हैं। हमारे चर्चों, जो मणिपुर के अंदर हुआ, कितनी चर्चों को जला दिया था जी। क्या ये खबरें विदेश में नहीं जाती हैं? क्या यही हमारी भारतीयता है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है? जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो उसकी परिभाषा दी थी हिंदुत्व की, उसको झुठलाकर अगर तुम इस तरह का कर्कश और बेहुदा व्यवहार करोगे दूसरे धर्म वालों से, तो क्या इसका रिपरकशन नहीं होगा? क्या इसका बदला डोनाल्ड ट्रंप जो ले रहा है इसी वजह से तो नहीं ले रहा है कि आपने क्रिश्चियंस के चर्च जलाए, इसलिए अब बेटा देखो तुम्हारी हम हिंदुत्व निकालते हैं सारा का सारा? भाई हमारा हिंदुत्व जो है वो प्रेम और सद्भाव सिखाता है, वो मोहब्बत सिखाता है। बिल्कुल, हिंदुत्व जो है, सनातन जो है, या इस्लाम भी है, या क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज्म भी है, सारे के सारे प्रेम और सद्भाव सिखाते हैं। ये एक नए हिंदू पैदा हो गए जो कि मेरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और उनका पूरे विश्व में हेठी करवा रहे हैं। लेकिन सर मैं थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि ये जो विधायक जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिला, इधर जो सर्वे आए, हम उन्हीं सर्वेस की बात कर रहे हैं जो लोग सीटें दे रहे थे बीजेपी को, इसी तरीके से जितनी उनकी सीटें आ गई हैं, उनका कहना है कि इस बार मुसलमानों ने भी पश्चिम बंगाल में वोट दे दिया। जाहिर सी बात है, अगर इतना वोट पाए हैं तो दिया ही होगा, क्योंकि नहीं दिया है तो फिर गलत तरीके से उनको मिला है। तो अब तब भी वो कह रहे हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको पता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हिंदू वोट हमारी तरफ और बढ़ जाएगा, या फिर उनको वोट की चिंता ही नहीं है? उनको ये पता है कि सारा मामला सेट है। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भाषा में कहें कि सब कुछ सब व्यवस्था कर ली गई है, इंतज़ाम कर लिया गया है, परेशान मत होइए। याद होगा आपको जब हरियाणा में चुनाव के नतीजे निकलने वाले थे, सारे सर्वे कह रहे थे कि हार रहे हैं, लेकिन उनका एक बयान जो आया था वही परिणाम में साबित हो गया। नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये सारी चीजें जो है केवल दिखाने के लिए की जाती हैं, जस्टिफाई करने के लिए कि बीजेपी क्यों जीती जी, उसको जस्टिफाई करने के लिए होता है हिंदू मुसलमान हो गया। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, सारे सनातन धर्म के रूल का पालन, मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं बीजेपी को वोट नहीं देता। तो क्या मेरा काम नहीं करोगे? क्या मुझे गैस नहीं दोगे? क्या मुझे बिजली नहीं दोगे? क्या मुझे पानी नहीं दोगे? क्या मेरा कोई अधिकार इस देश में नहीं है क्योंकि मैं आपको वोट नहीं देता? इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले चुनाव में आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे को काम कराना है, हाँ, तो हमें वोट दो, वरना अगर तुमने डेमोक्रेटिक हिसाब से सोचा, भाई अटल जी की हम बड़ाई करेंगे, लखनऊ के एमपी थे, हम जाते थे, उनसे लड़ते थे, शिकायत करते थे, साहब ये नहीं हुआ, वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहते थे, यार चलो चाय पियो यार, अभी तुम्हारा काम कराता हूं मैं। अरे वही डेमोक्रेसी है भाई। विरोधी हो या पक्ष में हो, डेमोक्रेसी है, उसका वो अधिकार है किसको वोट देता है। नहीं, ये तो हम लोग सुनते आए हैं कि नेता लोग चाहे एमपी एमएलए यहाँ तक कि शहरों में सभासद भी जीतते रहे हैं, तो ये कहते हैं ठीक है आपने किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन अब मैं सबका नेता हूँ, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यहाँ पर, तो मेरे लिए सब बराबर है। आमतौर पर ये एमपी एमएलए जब जीतने के बाद इस तरह से जो भाषण देते रहे हैं तो सुनते रहे, लेकिन ये एक अब नया ट्रेंड सेट हो रहा है, और केवल एमपी एमएलए के लेवल पे नहीं हो रहा है। सरकार भी कह रही है कि अब SIR में जो गायब हो गए, अब वो गए, अब घुसपैठिए हैं वो। अरे घुसपैठिए हैं तो आप बताइए कैसे है घुसपैठिए, कोई तो उसका लॉजिक होगा, तरीका होगा, और है घुसपैठिए तो आप भेज दीजिए बाहर। कहाँ आप भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाली ये कह देंगे कि घुसपैठिए हैं, हो गया, चुनाव
में वोट भी उसी पे ले लिए कि घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। भाई तमिलनाडु के अंदर विजय ने एक बिल्कुल कॉन्ट्रेरी पिक्चर पेश कर दी है जी। जो एक ये फर्जी हिंदुत्व की इन्होंने धारा बहाई है, उसके विपरीत बिल्कुल विजय ने कर दिया है। अच्छा मानी बात है कि विजय को आप सोचिए ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे पसंद करेगी। हाँ जी। भाई यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। हमें इस बात से कोई, अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए अमेरिका और यूरोप जो है क्रिश्चियनी ही लोगों को आगे बढ़ाएं, मान लीजिए, तो जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं इनके हेड जो हैं वो हिंदू कैसे होते? आप सोचिए यूके जैसे देश में एक हिंदू, एक ब्राह्मण जो पूजा पाठी है, जिसकी पत्नी जो है वो नारायण मूर्ति साहब की बेटी है, उसको देश का प्रधानमंत्री बना देती क्या? अमेरिका के अंदर, अच्छा हम उस चीज की तारीफ करते हैं, हम गर्व से चौड़े हो जाते हैं जी। नहीं हम, अच्छा तुलसी कबाड़ जी, ये कमला हैरिस, भाई हम भी खुश होते हैं कि कलाम साहब को हमने अपने देश का राष्ट्रपति बनाया जी, फखरुद्दीन जाकिर हुसैन साहब को बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया, हमें यार अंतोले बने, अब्दुल गफूर बने, हमें अच्छा लगा। अरे यही तो लोकतंत्र है यार, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। भाई अब आप बताइए, इंटरव्यू आप लेने बैठेंगे तो ये देखेंगे ब्राह्मण कौन है, हिंदू कौन है, उसको नौकरी दूंगा चाहे बिल्कुल नकारा हो। अरे यार मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, उस ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं और मेरे जो अंशधारक हैं उनके हितों का ध्यान रखने के लिए उस समय में भूल जाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा धर्म और जाति क्या है। उस समय आई नीड द बेस्ट, और इसी वजह से अमेरिका और यूरोप जो है उन्नति कर रहे हैं और ये गोबर पट्टी नहीं कर रही। एक खबर और देखी होगी आपने जी, अभी रिजल्ट आया है सीबीएसई का, 12th का, सीबीएसई का। भाई साहब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एवरेज पासिंग रेट है 70% जी, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पे केरला, वहां पे है 95%। ये है गोबर पट्टी का और हमारे श्रेष्ठ हिंदुस्तानियों में डिफरेंस। अरे हमारे देश के लोगों को पता नहीं हमारे उत्तर भारत गोबर पट्टी वालों को हो क्या गया है। अरे अपने भविष्य के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। अभी बेटा जब ये बढ़ेंगे ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जगह गलत डिस्कशन हो रहा है जी। वही टैक्स स्ट्रक्चर लागू कर दे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, और जितनी सब्सिडी डॉक्टर मनमोहन सिंह देते थे उतनी देनी शुरू कर दें। तेल, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, लेकिन वही आप कह रहे हैं कि 15 को बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 को जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे विदेश एक हफ्ते के लिए, यानी यूरोप के ट्रिप पर, उसके बाद यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा और फिर किसी मंत्री को बैठा दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो बताएगा, यानी सवाल जवाब झेलने के लिए यहाँ पर लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि 15 तारीख के बाद बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल आप जिक्र कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो अब बने हैं नए नए मिस्टर जोसेफ विजय, उनकी बात, क्या आप ये इसको किस तरीके कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो कुछ आज वहाँ की विधानसभा में हुआ? कहा तो उनके पास 118 विधायकों की लिस्ट जो है वो एतबार नहीं कर पा रहे थे गवर्नर साहब, लेकिन वो 121 विधायकों की लिस्ट लेकर गए, और आज जब बहुमत साबित करना हुआ तो 144 विधायक उनके साथ दिखाई पड़े, उन्होंने समर्थन में दे दिया। अब ये चमत्कार कैसे हो रहा है? पार्टी एक वहां पर स्प्लिट हो जा रहा है, उसमें AIADMK में डीएमके जो है वो वॉकआउट कर रही है। वहां से वॉकआउट करने का मतलब भी था कि बहुत आराम से बहुमत इसको हासिल करने दिया जाए। ये क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो महज एक विधायक के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, ये उसकी प्रतिक्रिया है या फिर कुछ और है? नहीं देखिए, बहुत ज्यादा चालाक बनने पे यही परिणाम होता है। ये चाह क्या रहे थे, इन्होंने अफवाहें उड़ाई थी और कोशिश भी की थी डीएमके ADMK मिल जाए और सरकार बन जाए। हाँ। अच्छा, AIADMK के अंदर जो वहां पे शनमुगम वाला कैंप है, उन्होंने कहा कि हम तो डीएमके के खिलाफ 50 साल से लड़ रहे हैं, हम डीएमके के साथ कैसे चले जाएंगे? उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने पलानी स्वामी कहा कि पलानी स्वामी जो है ये डीएमके के साथ समझौता करना चाहते हैं, हम डीएमके के धुर विरोधी हैं, इसलिए हम टीवीके के साथ जा रहे हैं। मानी बात है, उसे मौका मिल गया। अच्छा, डीएमके का ये भाई ये गवर्नर साहब वहां पे नाटक कर रहे थे इतने दिनों से जी, दस्तखत करा, अरे यार दस्तखत करा के लाने की आवश्यकता नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस में एब्सटेन कर गए डीएमके वाले जिसकी आशा थी। अच्छा, क्यों एब्सटेन किया उन्होंने?
भाई वो टीवीके के साथ जा नहीं सकते थे, हाँ टीवी के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते थे, जी। क्योंकि अगेंस्ट जाने का मतलब यह है कि आप जनमत को का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं स्टालिन अभी उनकी लंबी पारी नहीं है, उनके बेटे की उदयनिधि की लंबी पारी। भाई उदयनिधि तो विधानसभा में पहुंच ही गए हैं ना, स्टालिन हाँ नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, जी। उदयनिधि पहुंच गए, उनको उनकी भी कैरियर प्लानिंग करनी है। तो हम्म इस समय समर्थन भी नहीं करना है उचित है, तो वो एडीएमके टूट गई, हम्म, तो एनडीए में एक पार्टी कम हो गई ना। ये गोदी हाँ मीडिया डिस्कस कर रहा है ना, ना उनकी वजह से, जी। आपके अति उत्साह की वजह से आपकी पार्टी टूट गई। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ गया हम्म, यार ये हमारे साथ भी यही करने वाले हैं। हाँ जगन रेड्डी को अगर थोड़ी सी भी अकल हो तो उनको भी अपनी चमचागिरी छोड़ देनी चाहिए, उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी, जैसे तेलंगाना में बीआरएस की खत्म हो गई, जी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई हो गई। वही चंद्रबाबू नायडू और इनके साथ होना है। तो देखिए एक एक करके सब निपटा जाएंगे, एक नाथ शिंदे भी निपटा जाएंगे, अजीत पवार साहब को तो दूसरी तरह से निपटा दिया गया। जी। तो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन ये क्या आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के इन राज्यों में कुछ असर, जो कैसे पश्चिम बंगाल जीता गया, वहां पर फिर क्या किया जा रहा है, इसके अलावा जो सहयोगी अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ जो कुछ करने का बीजेपी का एक तरीका रहा है, उसको देखते हुए, और जो तमिलनाडु में खासतौर पर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, इनको देखते हुए बाकी और राज्यों में आप इसको किस तरीके से इसकी वजह से आप बदलाव कोई उसकी आहट दिखाई पड़ रही है, कुछ चेंज सीनेरियो में? नहीं देखिए, जब उन्होंने चुनाव को सेट कर दिया, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, और अब जैसे कल आपने देखा सीबीआई डायरेक्टर के बारे में मीटिंग हुई, राहुल गांधी आए और उन्होंने गुस्से में एक पत्र लिखा और गुस्से में बाहर चले गए कि मैं कोई रबर स्टैम्प नहीं हूं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा जी। अच्छा, ये भी आप समझिए भाई, क्या बंगाल वालों को ये नहीं पता है कि दिल्ली के अंदर कैसे सीलिंग हो रही है, तोड़ा जा रहा है? आपको नहीं पता है ममता बनर्जी के जमाने में कम से कम फुटपाथ पे लोग, अपना गरीब लोग काम तो चलाते थे, अब उनको मार मार के भगाया जाएगा। हर जगह तोड़फोड़ हो रही है, हर जगह तोड़फोड़। एक सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगा देंगे और उसको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे, फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम क्या करें, और फिर अपना तोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब ये वहां झेलेंगे ये लोग, भाई गरीबों का जीना अब मुश्किल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे कहावत है ना, कोड़ में काज आज जी, भाई अभी तो आपने कहा है कि हम 3,000 रुपए देंगे, जो ममता बनर्जी 1,500 दे रही थी, ये भी देंगे, वो भी देंगे, फलाना भी देंगे, ठिकाना भी दे देंगे। अरे यार, इधर जब तुम्हारा स्टेट एक्सचेकर में इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अच्छा दाम तो बढ़ाओगे, तो वैसे ही 11,000 रुपए पाके जो मजदूर है परेशान है, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, अभी सिलेंडर के दाम और बढ़ाओगे, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ाओगे, बस का, टैक्सी का, हर जगह के फेयर बढ़ेंगे, रेल के फेयर बढ़ेंगे। तो 11,000 में जो काम नहीं चला के बेचारा सड़क पे उतर रहा था, वो पहले 25,000 में काम चलता, वो 28,000 रुपए मांगेगा आपसे। तो क्या ये सोचा नहीं था पहले कि ये सब होना है? उस समय ये नहीं पता था आपको कि इलेक्शन के बाद अभी तक तो हमको लोगों को प्रलोभन में रखना है, उसके बाद हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे। दाम बढ़ाने पड़ेंगे तो देश में कैसे रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद ये कैसे सारी सुविधाएं देंगे, या वही करेंगे जो आपने महाराष्ट्र में किया और बिहार में किया और बाकी दिल्ली में किया जी, कि जहां झुग्गी वहां मकान, फिर झुग्गियां भी तोड़नी शुरू कर दी। तो बंगाल वाले भी भुगतेंगे, लेकिन बंगाल वालों की कोई गलती नहीं है, बेचारों की कोई गलती नहीं है। लेकिन यह है कि अब सत्तू खाओ और झालमुड़ी खाओ और गैस पे मत पकाओ। समोसा और कचौड़ी बनाने वाले और परेशान है। अबे समोसा और कचौड़ी किस पे बनाए, आग में भून के बनाए क्या? बिना तेल के थोड़ी बन जाएगा वो। अब तेल में भी कटौती करने की बात हो रही है, यानी खाने वाले तेल में। प्रधानमंत्री अभी तक तो खैर जो घोषणा उन्होंने अपील की देशवासियों से, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उसके बाद वो रोड शो करते रहे, बड़ा ट्रोल भी हुए सोशल मीडिया पर कि दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं और अपने जो है वो पानी की तरह बहा रहे हैं पेट्रोल डीजल। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, जब एक कार्यक्रम हम शुरू करने वाले थे, कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उनका जो कारवां चलता है, 50 गाड़ियों का काफिला चलता है, उसको थोड़ा सा कम कर लिया है, यानी अपनी अपील पर वो भी अब अमल करने लगे हैं। तो क्या 15 तारीख से जो उनकी यात्रा प्रस्तावित है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको भी कैंसिल कर दे हो, कि अब हम देशवासियों से कह रहे हैं कि 1 साल तक मत जाओ, अब मैं भी 1 साल तक बाहर नहीं जाऊंगा घूमने? नहीं, इतना बड़ा हवाई जहाज लेके जाने की क्या जरूरत है भाई? आप जाइए, यहाँ से हम लोग जैसे फ्लाइट पकड़ते हैं, इकोनॉमी क्लास में बैठिए और इकोनॉमी क्लास में जहाँ घूमना घूमिए। अब पता चला कि 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में कितना एविएशन फ्यूल खर्च होता होगा। यहाँ वो कह रही है इंडिया और ये अपनी इंडिगो
कि हमारे पास एविएशन फ्यूल की कमी हो रही है। आप जो है इतना बड़ा मोटा तगड़ा हवाई जहाज लेके अकेले उड़ रहे हैं। फिर हम तो वो दिन देखना चाहते हैं जो फ्रांस और यूके वगैरह में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, न्यूजीलैंड में है, कि वहां का प्राइम मिनिस्टर मेट्रो में चलता है। नहीं, प्रधानमंत्री भी तो कभी कभी जाते हैं मेट्रो में, बच्चों से बात करते रहे। यार फोटोशॉप के लिए नहीं, फोटो शूट के लिए नहीं, लेकिन जैसे वहां साइकिल से चलते जी, वहां के फ्रांस वगैरह। अब देखिए फ्रांस के अभी जब ये हुआ था G20 जी, वो आए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो अपना 4-5 आदमी लेके अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। 4-5 आदमी लेके जी जी। अच्छा, वो साइकिल चलाते हैं, वो कहते हैं साइकिल से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम भी बिल्कुल साइकिल चलाएंगे, पैदल चलेंगे। लेकिन महाराज आप भी तो चलिए, कॉन्वॉय छोटा करने का क्या मतलब है भाई? कॉन्वॉय की जरूरत क्या है जी? इतने सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत आपको क्या है? हमारे आप में कोई खास अंतर है क्या? हमें तो आपके गुंडों से डर है, आपको किससे डर है? बिल्कुल सही बात है कि आखिर आपको किससे डर है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर किस तरह से SIR का जो प्रभाव है, अब वो धीरे धीरे कैसे उसकी सच्चाई दिखाई पड़ रही है। जिन चीज़ों को अभी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, अब उनके ज़रिए वो सब चीज़ें हो रही है। यानी पहले SIR के ज़रिए वोटिंग राइट्स ख़त्म किए गए, अब वोटिंग राइट्स जब आपके ख़त्म हो गए तो फिर आप हैं कौन? हम आपके हैं कौन? आपको जो सुविधाएं मिल रही थी वोटर के नाते, यहाँ के नागरिक के नाते, अब वो सुविधाएं भी ख़त्म। तो बंगाल और बिहार में शुरू हुआ है, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तमाम बातें आपने बताई लोगों को, और अब लोगों को देखना है कि क्या कुछ हो रहा है, कहा क्या जाता है सरकार की तरफ से और किया क्या जाता है। एक के बाद एक कई उदाहरण सामने आते जा रहे हैं कि कहा कुछ गया, किया कुछ गया। और अब बंगाल और बिहार में जिस तरीके से SIR के बाद अब उनको उनके राशन भी छीनने की कोशिश हो रही है, वो इसी का नतीजा है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।